हेलो बच्चों, आज जो है हम एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है +1 के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक वो जो इंडिविजुअल एटम पे डिपेंड करती हैं, एक वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती हैं। इंडिविजुअल एटम मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो सिंगल एक एटम पे निकालनी पड़ती है, जैसे कि आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक एटम पे डिपेंड नहीं करती, मतलब एक एटम के द्वारा हमको निकालना संभव नहीं है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, अगर मान बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मान लो कि हम पानी की डेंसिटी निकालते हैं, तो पानी की जब डेंसिटी निकाली जाती है तो उस केस में हम पानी के एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी नहीं निकाल सकते, तो उसमें हमें कुछ अमाउंट में क्या चाहिए, पानी। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये एक एटम पे डिपेंड नहीं करती, इसके लिए हमें काफी एटम्स चाहिए होते हैं, तो इन्हें बल्क प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जबकि ये एक सिंगल एटम पे ही डिपेंड करती हैं। उसके एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें, वो भी सेम ऐसी है। तो सिंपल सी बात ये है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो सिंगल एटम पे डिपेंड करती है, उसी से निकाल सकते हैं हम, और उनको निकालते भी हैं। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सिंगल एटम पे डिपेंड ना करके ग्रुप ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं। अब एक और बात ये यहाँ पर ये है कि इन प्रॉपर्टीज को दो नाम दिए रखे हैं, एक एटॉमिक और एक पीरियोडिक। एटॉमिक प्रॉपर्टीज को इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इन्हें एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो भी हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड में और हम चलेंगे डाउन द ग्रुप, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये या तो डिक्रीज करेंगी या इंक्रीज करेंगी। इसे हम कहते हैं ग्रेडेशन। क्या कहते हैं इसको? ग्रेडेशन। मतलब ये प्रॉपर्टीज जो है जब हम स्टडी करते हैं हमारे पीरियड टेबल में, तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप आपको एक ग्रेडिंग सिस्टम मिलेगा। मतलब या तो इनकी वैल्यू घटती हुई मिलेगी या आपको मिलेगी बढ़ती हुई, इसलिए इन्हें कहते हैं पीरियोडिक। कि पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि कुछ जो चीजें हैं, मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होता है, तो ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, इसलिए हमारे पीरियड टेबल में हमें ग्रेडेशन मिलता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से भी हम इस नाम से भी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडाई। हम एटॉमिक रेडाई से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो है टॉपिक वो है एटॉमिक रेडाई। तो इसके लिए हम बात करते हैं एटॉमिक रेडाई की। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडाई मतलब सिंपल सी बात होगी एटम की रेडियस निकालना। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या बनती है कि मान लो अगर हम बात करें ये कोई एटम है, ठीक है, और ये इसका लास्ट सेल है, ये इसका क्या है, लास्ट सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मान लो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर से लेके यहां तक की दूरी हम माप लें, ये कहलाएगी इसकी इस एटम की रेडियस। मतलब कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां तक की जो दूरी है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडाई या एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं, जितना आसानी से मैंने बता दिया, इसको निकालना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। वो क्यों? पहली बात तो ये है कि जिस एटम की आपको रेडियस निकालनी है उसको आपको सभी एटम से अलग करके तभी रेडियस मापनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। सेकंड जो पॉइंट वो ये है, अगर मान लो हमने जो एटम है उसकी रेडियस बाकी जो एटम्स उनके साथ मापते हैं, तो उसके जो पड़ोस में जो एटम होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस जिसके एटॉमिक रेडियस माप रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी फोर्सेस लगाएंगे, रिपल्सन फोर्सेस, जिससे इसकी एटॉमिक रेडियस जो है
वो चेंज होती रहेगी, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक रेडियस जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एटम पे भी डिपेंड करती है, मतलब उसके पड़ोस में जो एटम्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगी, तो ये हर बार चेंज होगी। तीसरी बात ये है कि एटॉमिक रेडियस अगर हम निकालते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जहां तक हम कह रहे हैं कि जहां तक वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक के हम मापें, तो किसी भी एटम के अंदर कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, देयर इज नो परफेक्ट बाउंड्री। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां तक ही रहेगा किसी एटम का, वो यहां नहीं हो सकता या यहां नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन कहीं तक मिल सकता है, क्यों हमें सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कि पास ज्यादा होगा और दूर क्या रहेगा कम, पर क्योंकि किसी भी मॉडल ने ये नहीं बताया कि परफेक्ट बाउंड्री क्या होगी जहां तक कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसलिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ शार्प बाउंड्री अराउंड द एटम वी कैन नॉट कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। जब हमारे पास कोई शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम सेंटर से कहां तक की दूरी मापेंगे कि ये उसकी रेडियस होगी। तो इन सभी कमियों के कारण एटॉमिक रेडियस के लिए जो है नए तरीके निकाले गए जिससे हम एटम की रेडियस माप सकें, क्योंकि इसमें तो काफी प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से इसको निकालते हैं उसे हम कहते हैं एक्सरे मेथड्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। चलो हम बात करते हैं फर्स्ट, तो एटॉमिक रेडियाई जो है, एटम की रेडियाई वो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई फर्स्ट। दूसरी हम पढ़ेंगे वैन वाल रेडियाई, वैन वाल रेडियाई। ठीक है, और तीसरी हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेटेलिक रेडियाई। ठीक है, अब बता देते हैं ये दोनों जो रेडियस होती हैं ये नॉन मेटल्स के लिए होती हैं, स्पेशली नॉन मेटल्स के लिए बनाई गई हैं, और जैसे इसका नाम मेटेलिक रेडियाई, ये मेटल्स की रेडियस मापने के लिए इसको यूज करते हैं जी, मतलब कह सकते हो कि ये मेटल्स की एटॉमिक रेडियाई है, और नॉन मेटल्स की एटॉमिक रेडियाई मापने के दो ऑप्शन है, या तो कोवलेंट रेडियस माप लो आप या वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, तो बेसिकली तीन होती हैं, वैसे चौथी एक और है आयनिक रेडियाई, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, वो आयंस में होती है, आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो इस तरीके से हो गई कुल मिला के चार, पर जो स्टडी होती है वो मेरे दिन तीन की ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहली किसकी, कोवलेंट रेडियाई। तो जैसा कि इनका नाम है, इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो भी वही होती है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, इसके अंदर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इसके अंदर बनता है मेटेलिक बॉन्ड। चलो हम बात करते हैं पहले कोवलेंट रेडियाई की। तो मान ले हमारे पास ये दो एटम है, ठीक है, ये दो एटम है, और ये दोनों एटम कैसे हैं, सेम। तो इनके अंदर मान लो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो बताओ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो ये जो है ये वही ओवरलैप हिस्सा है, ये ओवरलैप ऑर्बिटल है, ओवरलैप ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हो गया कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ हिस्सा ऑर्बिटल से क्या रहता है, आपस में मिक्स रहता है या कॉमन रहता है। तो इसमें हम इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, मतलब इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर, और उसकी जिसका उसकी बॉन्ड बना हुआ है उसके सेंटर का न्यूक्लियस, इस डिस्टेंस को माप ले, इसको हम कहेंगे डी। डी मतलब क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसको अगर हम कोवलेंट रेडियाई निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कोवलेंट रेडियाई हम निकालते हैं, कोवलेंट रेडियाई, तो हमें क्या करना है, हाफ ऑफ डी, डी का हम क्या कर दें, आधा। मान लो ये डिस्टेंस जो है 100 है, ये मान लो 100 पिकोमीटर है, एग्जांपल है, तो इसकी कोवलेंट रेडियस जो निकलेगी इस एटम की वो आपको मिलेगी 50 पिकोमीटर। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों एटम्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, और उनमें कोवलेंट बॉन्ड भी बनना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम सेम हो
और उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उनके दोनों के सेंटर जो है, दोनों का सेंटर ऑफ न्यूक्लियर, उनकी बीच की दूरी आप माप लें और उसको हाफ कर दें, तो वो आपको मिल जाएगी उनकी कोवैलेंट रेडी। यहाँ तो समझ में आ गई। दूसरी हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वंडरवाल रेडाई। वंडरवाल रेडाई स्पेशली ये इसको इनर्ट गैस रेडाई बोलते हैं, इनर्ट गैस रेडाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोवैलेंट रेडियस ऑलरेडी थी तो वंडरवाल रेडियस की आवश्यकता क्यों पड़ी नॉन मेटल्स के लिए। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके कंपाउंड नहीं बनते, तो उस केस में वो हमेशा एटम फॉर्म में रहते हैं, तो इसलिए उनकी रेडियस मापने का जो तरीका है वो वंडरवाल रेडियस से ही निकल जाता है, क्योंकि उनके लिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, दो एटम्स हैं, दो सिमिलर एटम्स हैं, वो सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है, उनके सेंटर ले लो आप, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ले लिया और उस दूरी को आप नाप लें, इसको हम कहेंगे डी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसको आप जो है इस डी को, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को, जिसको मैं डी भी कह रहा हूं, इसको आप क्या कर दें 2 से डिवाइड, तो आपको मिल जाएगी उसकी वंडरवाल रेडाई। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इनर्ट गैसेस फॉर्म में होती हैं, तो वो गैस फॉर्म में ही उनकी रेडियस निकलती है और वो कंपाउंड उनके फॉर्मेशन होते नहीं है, तो उनके अंदर क्या करते हैं, जो दो एटम्स हैं, एडिशन एटम्स, उन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस माप लेते हैं और उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड। इस तरीके से उनकी जो है वंडरवाल रेडाई निकल जाती है। तो इट इज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स प्रेजेंट इन ए स्ट्रक्चर। एक तरीका और भी है दूसरा, वो ये है कि इसको इसको जो है उन कंपाउंड्स के लिए निकाल सकते हैं, मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड बना रहा है तो उसकी वंडरवाल रेडाई निकल सकती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों सेम होने चाहिए, टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो है हम ले लिए और इनके जो एडजेसेंट एटम्स हैं, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नेबर है, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के एडजेसेंट एटम, तो इसका एडजेसेंट एटम कौन सा होगा, ये और ये, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, तो इससे लेके यहां तक की दूरी आप माप लें, इसको हम कहेंगे डी, कहेंगे इसको डी। तो ये जो दूरी है इसको माप लें, तो सॉलिड जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी सॉलिड स्टेट में भी वंडरवाल रेडाई निकल सकती है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के एडजेसेंट एटम्स की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आप हाफ कर दें। तो इसका अगर हम हाफ कर दें, इस डी को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमें मिल जाएगी इसकी वंडरवाल रेडाई, वंडरवाल रेडाई। यहां तो समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, कोवैलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस में बड़ी कौन सी होती है। तो सीधी सी बात ये है, कोवैलेंट रेडियस जो है वो छोटी मिलेगी और वंडरवाल रेडियस क्या मिलेगी, बड़ी। इसके दो कारण है, पहला, एक तो वंडरवाल अट्रैक्शन जो फोर्स होती है वो कमजोर होती है, जब कमजोर होगी तो दूरी क्या रहेगी, ज्यादा। और सेकंड जो मेन पॉइंट है वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि कोवैलेंट रेडियस में कुछ हिस्सा कॉमन होता है, तो इसलिए डिस्टेंस क्या रहेगी, कम, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जबकि वंडरवाल रेडियस में क्या होती है, इनका जो दूरी है, क्योंकि एडिशन मिले, ये जो जिनके बीच हम निकाल रहे हैं वंडरवाल रेडाई, ये मिले हुए नहीं है, ये दूर है। जब दूर है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसलिए वंडरवाल रेडियस हमेशा कोवैलेंट रेडियस से क्या होगी, ज्यादा। और स्पेशली इसको जो है, क्योंकि बाकी सभी के लिए जो भी कंपाउंड बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा नॉन मेटल, उसके लिए कोवैलेंट रेडियस निकलती है। वंडरवाल रेडियस स्पेशली इनर्ट गैस के लिए ही बनाई गई है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तीसरी हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है मेटेलिक रेडियस। किसकी बात करते हैं, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस जो होती है
मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडाई। मेटेलिक रेडियस जो है ये मेटल्स के लिए होती है स्पेशली। अब वो हम बात करते हैं कैसे बनती है, क्या होती है। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मॉडल क्या है, देखो मान लो ये मेरे पास एक टुकड़ा है किसी मेटल का, ये मेरे पास किसी मेटल क्या है, क्रिस्टल है, मेटल का ये मान लो कोई टुकड़ा है, लैटिस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल वो कहता है कि किसी मेटल के टुकड़े के अंदर क्या होता है, एक समुद्र होता है, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का। मेटल क्या है, एक समुद्र है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इस समुद्र के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्लो करते हैं जैसे कि समुद्र में पानी बहता है, और इनके बीच में होते हैं कर्नल्स, ये है कर्नल, ये है आपको मिलेंगे कर्नल, ये कर्नल बोलते हैं, या कह सकते हो मेटल के पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, ठीक है। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इन मेटल आयन से भी अट्रैक्टेड है, और ये मेटल आयन इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर क्योंकि इन मेटल आयन का इनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, इसलिए ये जो है मूव करते रहते हैं मेटल के लैटिस के अंदर, जबकि ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि चारों तरफ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस समुद्र के अंदर उस चारों तरफ से इन मेटल आयंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस क्या होती है। तो दो पड़ोसी, ठीक है, दो पड़ोसी मेटल आयन जो है उनकी बीच की दूरी, जो दो पड़ोसी मेटल आयन है उनकी बीच की दूरी का हम हाफ कर दें तो वो मिल जाएगी हमें मेटेलिक रेडाई। इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन इन ए मेटल लैटिस। अब हम बात करते हैं, हमने तीन टाइप की रेडियस पढ़ी है, तो तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी होती है, ध्यान रखना, ये वंडरवाल सबसे बड़ी वंडरवाल होती है, क्योंकि ये सबसे कमजोर फोर्स है और इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इसकी लंबाई हमेशा सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद मिलेगी मेटेलिक, मेटेलिक रेडाई, और सबसे छोटी मिलेगी कोवेलेंट रेडाई। अब इसके इसमें कारण क्या है, एक तो इसका कुछ ओवरलैप होता है ये, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन बीच में वो वीक होती है, तो उसी कारण क्या होता है इनकी जो दूरी होगी हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। जब कोवेलेंट रेडाई के अंदर क्या होता है, जो दो एटम है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कारण उनके बीच की दूरी क्या मिलेगी आपको, कम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, वो एक और है, वो है आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई, आयनिक रेडाई जो है वो आपको मिलेगी आयनिक सॉलिड्स के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स में या सॉलिड में। ये कैसे मापते हैं, मान लो कोई दो कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है NaCl ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl ले लिया, तो NaCl के अंदर Na तो कैटायन हो गया और Cl क्या हो गया, एनायन। तो इसकी रेडियस कैसे मापते हैं, मान लो ये Na का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये तो Na का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कैटायन हो गया, और ये Cl का जो है आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी है, मान लो ये दूरी नाप लेते हैं, ये दूरी मान लो हमारे पास हो x हो और हमें एक की रेडियस पता हो, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये कहलाएगी आयोनिक रेडाई। तो सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, आयन रेडियस क्या होती है, जैसे मान लो कोई आयन है तो उसे सेंटर से लेके उसके
न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जहां तक कि उसका क्लाउड फैला हुआ है वहां तक की दूरी आप माप लें तो ये कहलाएगी आपके पास आयनिक रेडियस। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके कहां तक डिस्टेंस मापनी है, जहां तक कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, तो उस दूरी को हम कहेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो है ये एक के पता हो तो दूसरे के निकालने में फायदा करती है। जैसे मैं बताता हूं, अब मान लो कि यहां से लेके यहां तक की दूरी पता है वो x है, और मान लो हमें सोडियम आयन की पता है या Cl की पता है, तो हम एक से दूसरे की निकाल सकते हैं। तो मान लो इसकी दूरी यहां से लेके यहां तक की अगर हमें पता है वो है मान लो a, तो x में से हम a माइनस कर देंगे तो हमें b मिल जाएगी। b मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर ये b हुई तो मिल जाएगी। इस तरीके से हम एक आयन की रेडियस से दूसरे किसी आयन की रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, आयन दो बनते हैं, एक बनता है कैटायन और एक बनता है एनायन। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कैटायन जो होंगे वो स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे, किससे? फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। और एनायन हमेशा करेंगे लार्जर। एनायन जो होंगे वो हमेशा करेंगे बड़े होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बन गया, मतलब कि जिस एटम से उसका आयन बन रहा है तो कैटायन हमेशा उससे छोटा रहेगा, क्योंकि उसको जिससे वो बनता है उसे हम कहते हैं कैटायन। फॉर एग्जांपल Na से Na पॉजिटिव बना कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन Na प्लस जो है कैटायन बना, तो ये क्या मिलेगा आपको? स्मॉल मिलेगा, किससे? Na से। और ऐसे ही Cl जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ बन गया Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव Cl से क्या बनेगा? लार्ज। ये हम कह रहे हैं। अब इसको हम समझाते हैं ऐसा क्यों होता है हमेशा। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास Na का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। यहाँ पर हमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर हो गए हमारे पास 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1। अब मान लो Na को Na प्लस बनना है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और वो कौन सा निकालेंगे? जो सबसे बाहर वाला है। तो कौन स्ट्रक्चर बन गया? ये 2 और 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2 8। तो समझ आ गया होगा, क्योंकि कैटायन जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल से बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी एटम में तो उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे पहले से क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी इस न्यूक्लियस को 11 इलेक्ट्रॉन संभालने थे और अभी उसी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन संभालने 10, तो जो नेट चार्ज होगा बाहर वालों पे वो बढ़ गया। जब चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस बाहर वालों को इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचेगा, तो साइज थोड़ी सी क्या जाएगी? घट जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण कैटायंस की साइज क्या होती है? छोटी होती है। एक कारण और भी है जो सब में नहीं मिलेगा। अब इसमें आप देख रहे हो, मान लो किसी के स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन बाहर था और वो निकल गया, जैसा कि सोडियम में हुआ, तो एक सेल भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कैटायन छोटे होने का 2 कारण है। पहला जो हमेशा रहेगा ही कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और सेकंड अगर किसी के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो और वो रिमूव कर दें तो सेल घटने के कारण भी साइज क्या होता है? घटता है। सेम वही अगर हम क्लोरीन का लें 287, अगर हम Cl का लें 287, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन हो गए 7।
ठीक है। और इसने एनायन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसने एनायन बनाया, वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 288, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया आपके पास से। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इस न्यूक्लियस को 17 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगाना था और यहां पर कितने लगाना है, 18 पे। तो अब जो इनके ऊपर चार्ज लगेगा न्यूक्लियस का, वो क्या कम हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो साइज क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन घटने का कारण चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज, जिससे साइज घटती है। और एनायन में हो जाता है उल्टा, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो नेट न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाला क्या होता है, कम हो जाता है, इससे साइज क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको ये चीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं एटॉमिक और आयनिक डाई। तो इनका जनरल ट्रेंड क्या है, इस साइड जब जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जो एटॉमिक रेडियस है, जो आयनिक रेडियस है, जो कोवेलेंट जो भी आप माप रहे हो, वो सारी की सारी क्या होती है, घटती है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज का और एटॉमिक रेडियस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगी। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। वो कारण क्या है कि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। हालांकि नीचे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो भी एक इफेक्ट है, पर जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने का जो साइज बढ़ी है, वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को काफी हद तक ही कम कर देती है। तो नेट इफेक्ट जो है, नीचे की तरफ जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इधर न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो उस कारण क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, घटेगी। पर एक बात ध्यान रखना, यहां जाके जो नोबल गैस है, नोबल गैस 18 ग्रुप, ये अपने पीरियड में सबसे बड़े होंगे, जबकि होने चाहिए सबसे छोटे। इसका कारण ये है जो इनकी जो रेडियस मापते हैं वो वन डर वाल रेडियाई है, क्योंकि बाकी जितने एटम्स हैं और जो है, या तो उनकी मेटेलिक मापते हैं या कोन रेडियाई, और दोनों ही रेडियस आपको पढ़ा चुके हैं कि दोनों ही साइज में इससे काफी छोटी होती हैं। तो इसलिए अपने अपने पीरियड में नोबल गैस वाले एटम सबसे बड़े बनेंगे, क्योंकि उनकी जो रेडियस मापते हैं वो वन डर वाल रेडियस के फॉर्म में मापते हैं। और वन डर वाल रेडियस जो होती है वो बाय डेफिनेशन उन दोनों रेडियस से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर हम 18 ग्रुप को छोड़ दें तो 1 से लेके 17 ग्रुप तक के अगर हम बात करें सिर्फ, तो उस केस में सबसे बड़े जो हैं वो होंगे अल्कली मेटल्स। क्योंकि अल्कली मेटल्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है अपने अपने पीरियड में सबसे जो है कम होगा, इसलिए उनकी साइज अपने अपने पीरियड सबसे बड़ी होगी। यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम +3 आयन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 में 3 चले गए, कितने हो गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 10। सेम अगर बात करें Mg+2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर है और +2 चार्ज है, तो 2 हम माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मिल जाएंगे। ऐसे ही सोडियम में कितने हो गए, 10। तो ये जितने भी आयंस हैं ये आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सेम अगर हम बात करें फ्लोरीन 1, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10।
ऐसे हम बात करें N-3, इसमें कितने हो गए 10। तो जितने भी आयन, चाहे कटायन हो एनायन हो या न्यूट्रल एटम हो, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, द स्पीसीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि इन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबसे छोटा आयन कौन सा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखें, न्यूक्लियर चार्ज जिसका हाई होगा वो सबसे स्मॉल होगा। और न्यूक्लियर चार्ज कैसे पता लगेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम सबसे छोटा है अगर इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें। ध्यान रखें, ये रूल सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के क्वेश्चन के लिए काम करेगा। आपको ध्यान रखना है, जिस आयन के ऊपर प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा। इसका मतलब कि हो गया एल्यूमिनियम +3 से बड़ा मैग्नीशियम +2 है, और उससे बड़ा Na+ है, और उससे बड़ा F- और उससे बड़ा N-3। और लॉजिक क्या है, हायर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर विल बी साइज। और अगर वैसा सीधा निकालना है देख के, तो आप ध्यान रखें जिसपे प्लस चार्ज ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा। कटायन छोटे होते हैं, एनायन बड़े होते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।